हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं 12 मिनट सीरीज में चैप्टर 3 एलपीजी। धीरे धीरे हम सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और साथ में पूरा इको का एक वन शॉट वीडियो आएगा, यानी पूरा आईडी का। जैसे मैंने मैक्रो का बनाया था वैसे आईडी का ही बना के दे दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एलपीजी एलपीजी की एक्चुअली फुल फॉर्म तुम्हारा क्या रहेगा? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे दिख रहा होगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी की एक्चुअली क्या नाम है? एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये आया क्यों? देखो, हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो इकोनॉमी था 1950 से लेके 1990, यहाँ तक कहानी कुछ अलग थी। अब जो कहानी यहाँ पे आ गई 1991 से आगे, ये बिल्कुल कहानी पलट जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसे हुआ क्यों? क्योंकि न्यू इकोनॉमी पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ा? सुनो, वही इसका रीजन है। रीजन फॉर न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। बड़ा दुख की बात है कि ये सब हुआ, इसके वजह से हमको एनईपी लागू करना पड़ा। उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तुम्हारा डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं के द्वारा ये एलपीजी लाया गया था। अब पढ़ते हैं इसको ध्यान से, क्या है इसमें, क्यों लाया गया था। रीजन फॉर एनईपी, क्या क्या इसके पास रीजन रहा। नंबर 1 देखो कि यहाँ पे क्या बोला कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, जो गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी थे, क्योंकि उस टाइम जो मेजर इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो किसके थ्रू हुआ था? गवर्नमेंट के थ्रू हुआ था, जिसको बोलते हैं हम पीएसयूज। उनकी परफॉर्मेंस पोर हो गया, यानी प्रॉफिट मोटिव वो थे नहीं प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन हुआ ही नहीं, यानी लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। फिर क्या हो गया? सेकंड, डेफिसिट इन बीओपी। बीओपी डेफिसिट का मतलब क्या समझते हो? कि हमारा जो इंपोर्ट है वो बढ़ गया, देन एक्सपोर्ट। देन किसका बढ़ गया? एक्सपोर्ट। तो देखो यहाँ पे अगर हमारा बीओपी डेफिसिट आ जाएगी, है ना, इंपोर्ट बढ़ गया, यानी एक्चुअली बीओपी एक्चुअली क्या है? बीओपी एक स्टेटमेंट है जो कि गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करता है। अगर हमारा इस साइड में सारा इनकम आएगा और इस साइड में सारे एक्सपेंसेस आएगा तो डेफिसिट कैसा होगा? यानी कुल मिला के बात यही है, जो एक्सपेंसेस है ना, जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा किससे? इनकम से। अगर इनका एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया तो गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। फिर सेकंड पे क्या आएगा? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अगर गवर्नमेंट अपनी खर्चा ही जो एक्सपेंसेस है उसको मीट नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट क्या लेगा? लोन लेगा। अगर लोन ले नहीं तो आरबीआई से नया करेंसी प्रिंट करवाए तो बात वही पड़ेगा। अगर विदाउट जीडीपी तुम सारे काम करते हो तो तुम्हारे नॉर्मल गुड्स की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ये बात है। उसके बाद फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बीओपी में डेफिसिट है, 2 रीजन मैंने बोल दिया, इंपोर्ट बढ़ गया होगा और एक्सपेंसेस भी तुम्हारा बढ़ गया होगा सारे। तो यानी यहां पे क्या हुआ? तुम लोन नहीं करा होगा, अगर जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट हो, चाहे तुम्हारा क्या नाम है इसका, इंपोर्ट को मीट करने के लिए बाहर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों एक्सपेंस के ये तो तुमको क्या करना पड़ेगा? अपनी हाथ ढीली करनी पड़ेगी। किस लिए? फॉरेन एक्सचेंज को बाहर जाना देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी ये मीट नहीं हो पाएंगे। तो हुआ क्या? फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ऐसे पेमेंट करते 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 तुम्हारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर हो सकता है तो किसी भी करेंसी की कंट्री हो सकता है, वो क्या होगा? गिर गया। इवन यहाँ पे यह याद रखना 2 वीक्स तक, यानी 2 हफ्ते तक तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी थे नहीं, ताकि तुम अपनी नॉर्मल एक्सपेंसेस यानी इंटरेस्ट, लोन के ऊपर इंटरेस्ट को पे कर सको। ये हाल खराब था। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी जो पीएसयू थे, यानी जो गवर्नमेंट था, जहां जहां पे उसके जितना रेवेन्यू आना था, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी किसी भी तरीके से वो अपने रेवेन्यू कमा नहीं पा रहा था, जिसके वजह से यहाँ पे इसको लॉस हो रही थी। तो इसको हमने क्या बोल दिया? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। ये सब रीजन थे हमारे एनईपी लागू करने का। अब आ जाओ, क्या था हमारा पॉलिसी? क्या क्या पॉलिसी था एक बार देख लो। पहले आ जाओ यहाँ पे, पॉलिसी जो एनईपी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, वो एक्चुअली 3 फॉर्म में लागू करा गया, एल, पी और जी। तो क्या हुआ? एलपीजी पहले को लिबरलाइजेशन। इसका एक्चुअली मीनिंग क्या? लिबरेशन, फ्रीनेस, यानी थोड़ा सा छूट। लिबरलाइजेशन में तुम्हारा क्या आ जाएगा? यानी फ्रीनेस, यानी बहुत सारे काम करने की आजादी, यानी थोड़ी सी छूट। इसका मतलब ये है। पहले सेक्टर वाइज पढ़ते लिबरलाइजेशन क्या क्या हुआ। पहले बात करो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने क्या क्या आजादी दे दी। अब हमने वहां पे पढ़ा था कि एक लाइसेंसिंग सिस्टम था। लाइसेंसिंग सिस्टम 1951 की जो एक्ट के तहत ये सारे कंपनी को ऑप्ट करना पड़ता था, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या करा गया? देखो, रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग,
यानी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया, यानी बिल्कुल हटाए नहीं, यानी कम कर दिए, कुछ कंपनी पे रखे और कुछ कंपनी पे हटा दिए। ऐसे कौन सी कंपनी के हम रखे, इसको याद करने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म बना के रखा CID, आराम से याद हो जाएगा। सी फॉर क्या है, जितने सारे सिगार एंड सिगरेट्स टम्बाकू कंपनी है तो उसको मैंने डाल दिया सी में। आई पर क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, जितने एक्सप्लोसिव गुड्स है, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव गुड्स है, वो डाल दिया मैंने आई में। डी फॉर डाल दिया मैंने डिफेंस को, ठीक है। CID ये सिगार टंबाकू एक्सेट्रा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डी फॉर क्या हो गया, डिफेंस। यानी इन सबको लाइसेंस चाहिए, अदरवाइज बाकी किसी को लाइसेंस नहीं चाहिए। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट की जो सेक्टर की रोल है वो कम कर दिया गया। कैसे कम कर दिया गया, तो याद रखना, CID आएगी तो डर तो लगेगा लोगों को, तो डर के नाम से याद रखना। ऐसे कौन सी इंडस्ट्री जहां पे पब्लिक सेक्टर की रोल था, बाकी सबके ऊपर हटा दिया गया। किसके ऊपर था, डी फॉर डिफेंस, ए फॉर क्या आ गया, एटॉमिक एनर्जी, और आर फॉर क्या है, रेलवे। डिफेंस, एटॉमिक और यहां पे रेलवे, याद हो जाएगा। CID डर के नाम से याद रख लेना, तो ये दोनों चीज तुमको याद हो जाएंगे। डी रिजर्व SSI, हमने वहां पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इनोवेट किया था, और वहां पे क्या था कि हमने कुछ गुड्स को इसके अंडर रिजर्व किया था कि यही प्रोड्यूस करेगा। अब क्या करा, उसको हटा दिया गया, कोई फायदा नहीं है, ये अपने आप में मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि हमको तो परमिशन मिल गया, यही गुड्स हम बनाएंगे, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, गवर्नमेंट तो लेगा ही, तो इसको हटा दिया गया, डिजर्व कर दिया गया, खत्म। और यहां पे क्या हो गया, MRTP, इसका फुल फॉर्म पता है MRTP क्या है, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, इसको रिप्लेस कर दिया गया, ये नहीं चलेगा। इसको किसका ये रिप्लेस कर दिया, इसको कंपटीशन एक्ट जो रिप्लेस हुआ, इसको 3 बार अमेंड कर दिया गया, 2002 में एक बार, 2007 में, 2009 में। ये इसको क्या करा गया यहां पे, ये रिप्लेस तो करा 1991 में, ये इसकी अमेंडमेंट की डेट है, ठीक है, याद रखना। तो ये इंडस्ट्री में ये सारे बदलाव करा के आ गया। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर, क्या हुआ इसमें, चेंज इन रोल ऑफ RBI पहले रेगुलेटर था, अब क्या बन गया, फैसिलिटेटर बन गया। यानी कोई भी बैंक अपनी नया ब्रांच खोलने के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता था, अब नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू उसकी CRR वो अपनी नया ब्रांच वो खोल सकता है। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, यानी गवर्नमेंट बैंक के अलावा प्राइवेट बैंक यहाँ पे ओरिजिन हो गया, ठीक है। नया नया प्राइवेट बैंक आया, कुछ ऐसा फैसिलिटी देंगे यानी नॉर्मल पब्लिक को। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी यहां पे मैं ओनली लिखा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहां पे दोनों आएंगे रे, FDI आएगा और यहां पे आएगा FII। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताकर रखा है इन दोनों का फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि फुल फॉर्म क्या है। इनकी लिमिट को बढ़ा दिया गया, जहां तक ये याद है कि 26% था FDI की लिमिट, इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 51% कर दिया गया, ठीक है, इसको याद रखना। फिर आ जाएगा टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में क्या करा, देखो टैक्स रिफॉर्म में देखो, रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्ट टैक्स को रैशनलाइज कर दिया, मतलब कम कर दिया गया। किसने कम कर दिया वो देखो, यहां पे मैं बात करूंगा ओनली 2 टैक्स की, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, इसको बोलते हैं हम C टैक्स। जो इनकम टैक्स था वो 60 से 50, 52 हो गया 35, यानी ये टाइम टू टाइम रिड्यूस कर दिया गया। एंड जो तुम्हारा क्या था कॉर्पोरेट टैक्स, वो 40 टू 35, 35 टू 25 इसको कम कर दिया गया, ताकि टैक्स कम कर देंगे तो लोग टैक्स इवाइज करने के लिए नहीं सोचेंगे, टैक्स टाइम पे पे करेंगे। रिफॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे कौन सी को, सारे इनडायरेक्ट टैक्स को रिफॉर्म नहीं किया गया था, जिसको किया गया था बता रहा हूं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स एंड सर्विस टैक्सेस, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट याद रखना, जो यानी मैक्सिमम टाइम पे तुमको मिलेगा, एक तुम्हारे बुक में जो लिखा है, जो कस्टम ड्यूटी है वो 250% से कम करके 10% कर दिया गया, ये तो ठीक है। बट यहाँ पे तुमको अगर नेट में जाओगे तुमको बहुत सारी चीजें मिलेगा, यानी एवरेज जो था वो 300% से कम करके ये 30% कर दिया गया था, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना, ये बुक में एनसीईआरटी में मिलेगा, ये मेरा रिसर्च है 300 टू 30% वाला, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड, इसमें क्या करा गया उस टैक्स में, सिंप्लीफाइंग द टैक्स पेइंग प्रोसेस। जो कॉम्प्लिकेटेड था पहले, अगर तुम कोई भी टैक्स पे करो, सीए को पकड़ो, नहीं तो किसी वकील के पास जाओ, तो वो केस नहीं हुआ, अभी इसको डिजिटलाइजेशन कर दिया गया। तो GSTIN के थ्रू, GST एक्चुअली जो आया ना वो आया 2017 में, बट उससे पहले जो टैक्स यानी कंप्यूटराइज कर दिया गया, डिजिटलाइजेशन कर दिया गया, उसी के थ्रू हम टैक्स इजीली खुद पे कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। टैक्स
फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या कर दिया गया, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस बाय 20 पॉइंट्स, यानी 20 पॉइंट्स, और इसको भी लिख सकते हो 20%। जो रुपीस की वैल्यू था उसको हमने 20% गिरा दी। एक चीज यहां पे याद रखो कि रुपीस की अगर वैल्यू गिराने पे क्या फायदा होगा, हमारे करेंसी की वैल्यू कम होगी, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक गुड्स वो सस्ते हो जाएंगे, तो यानी हुआ होगा ये हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा एंड इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। इसी के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे रुपीस को डिवैल्यूएशन कर दिया गया। उसके बाद मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक बार हमने डिवैल्यूएशन कर दी, फिर हमने पूरा मार्केट के ऊपर छोड़ दिया। अगर सच में हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता गया, हमारे गुड्स की डिमांड बढ़ते गए, तो हमारे करेंसी की भी डिमांड बढ़ेगा, ताकि हमारे करेंसी की जो वैल्यूएशन है वो भी और बढ़ जाएगी। बट एक्चुअली ऐसे हुआ नहीं, वो कहानी अलग है। अब आगे देखो, ई पे आ जाओ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। क्या क्या करा हमने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी पहले हमारा टैरिफ एंड कोटा था, याद होगा पिछले पढ़ा था कि हमने अगर इतने सामान मंगाया तो टैक्स लगा दो, 250% तक टैक्स था हमारा, इंपोर्ट ड्यूटी था। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन यानी कोटा था, यानी मैक्सिमम इतना ही लिमिट हम मंगा सकते हैं, बट इस सबको हमने क्या कर दिया, रिमूवल करके हटा दिया गया, कितने भी इंपोर्ट करो कितने भी एक्सपोर्ट करो। और उसके बाद वाइप आउट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी एक्सपोर्ट को इंक्रीज कराने के लिए। रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी को क्या करा हमने, हटा नहीं दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया गया। कमेंट में बताना, मैं अभी पिछले वाले पेज में बताया था कि कितना कम कर दिया गया। रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, यानी कुछ हजारस गुड्स यानी जो एक्सप्लोसिव गुड्स केमिकल्स छोड़ के इंपोर्ट लाइसेंसिंग किसको नहीं चाहिए, ठीक है, नॉर्मल गुड्स के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, तो इसको क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉलिसी जिसकी नाम है क्या, प्राइवेटाइजेशन। क्या है प्राइवेटाइजेशन, बड़ा ध्यान से सुनना। प्राइवेटाइजेशन क्या है, यानी जो ओनरशिप था पीएसयूज के पास, पब्लिक सेक्टर के पास, उसको किसको ट्रांसफर करनी है, प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करनी है। ट्रांसफर, टीएफआर फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू यहाँ पे किसको, प्राइवेट को। पहले क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ट्रांसफर टू फुल ओनरशिप, यानी 100% जो इक्विटी है वो हम पब्लिक टू किसको दे देंगे, प्राइवेट को दे देंगे। 100% इक्विटी याद रखना। डिस इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या है, फुल्ली नहीं देंगे, पार्टली कुछ इक्विटी हम प्राइवेट कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करेंगे। जो मिनिमम ट्रांसफर करेंगे बेचेंगे वो 26%, मैक्सिमम कितना होगा 49%, क्योंकि अगर 50% दे देंगे और 50-51 हो गया तो इनसे ओनरशिप चला जाएगा, तो वो फिर कहाँ कहानी बन जाएगी, ओनरशिप ट्रांसफर वाली कहानी हो जाएगी। यानी यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो मिनिमम याद रखना 26, मैक्सिमम कितना होगा 49। उसके बाद फर्दर डिवाइड, जो कितना और भी पीएसयूज थे हमने इसको डिवाइड कर दिया 3 रत्नाज में। तो क्या क्या हुआ, 10 महारत्ना, 14 नवरत्ना और 73 मिनी रत्ना। अगर इस रत्ना को समझनी है तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि रत्नास कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, महा कैसे होता है, नव कैसे होता है, मिनी कैसे होता है, तो वहां वीडियो में डिटेल्स मिल जाएगी। और मेरा नोट भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, वो डिटेल्स वाली नोट, तो वो भी वहां पे तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पे आ जाओ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, यानी हमने इंटीग्रेट कर दिया नेशनल इकोनॉमी को किससे, इंटरनेशनल इकोनॉमी से, यानी हम अपनी बाउंड्री को ओपन कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुला कर दिया, यानी इंटीग्रेट द नेशनल इकोनॉमी विथ इंटरनेशनल इकोनॉमी, ठीक है। क्या क्या करा इसके लिए, राइज द एफडीआई लिमिट, मैंने वहां बताया था 26% था पहले, अभी कितना कर दिया हमने 51% कर दिया। ऑटोमेटेड द परमिशन फॉर प्रायोरिटी इंडस्ट्री, यानी जो टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट करेगा जो इंडस्ट्री जो प्रायोरिटी बेसिस पे, उसको ऑटोमेटिक परमिशन ग्रांट कर दो, अप टू कब तक रे, 1 करोड़ तक। यानी 1 करोड़ तक अगर तुम डील कर रहे हो फॉरेन से कि टेक्निक यहाँ पे इंपोर्ट करना है, कि टेक्निक यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है, जो भी करनी है, तो तुमको यहाँ पे क्या कर देगा गया कि 1 करोड़ तक तो तुम ऐसे ही कर सकते हो, तुमको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए नहीं, ऑटोमेटिक परमिशन है। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, कितना कम हो गया रुपीज डिवैल्यूएशन, वो मैंने ऊपर वाले पेज में बता दिया, यहाँ पे ध्यान रखना, कमेंट में लिख देना। मॉडिफाई द कस्टम ड्यूटी, ये भी कमेंट में करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऊपर बताया कि कस्टम ड्यूटी कहां से कहां तक रिड्यूस कर दिया, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे किसकी, आउटसोर्सिंग की। देखो हमने इकोनॉमी को ओपन कर दिया, यानी नेशनल को कर दिया इंटरनेशनल। जाहिर सी बात है जो एमएनसीज, जब मल्टीनेशनल कंपनी यहां पे आएंगे तो वो तो पूरा जो स्टाफ वहां पे काम कर रहे हैं वो स्टाफ थोड़ी ना यहां पे आएंगे काम करने के लिए, ऐसे तो होगा नहीं। यानी मान लो फॉर एग्जांपल
तुम्हारे इंडिया में कोई कंपनी है, टाटा की कंपनी मान लो, तो यहाँ पे इंडिया में है, तो जाहिर सी बात है उसकी ब्रांच फॉरेन कंट्री में है, तो जो लोग टाटा की इंडिया में काम कर रहे हैं सेम लोग वहां पे काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे काम। तो मान लो तुम्हें एक कंपनी खोला ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हायर करना पड़ेगा। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं? अरे आउटसोर्सिंग का क्या मीनिंग है, कहां से आया समझ में आया? एक्चुअली मीनिंग क्या है, जो काम कोई भी फर्म पहले खुद परफॉर्म कर रहा था सेम काम को किसी दूसरे से करवाना, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। तो एक्टिविटी अर्लियर परफॉर्म बाय द फर्म इटसेल्फ नाउ कॉन्ट्रैक्टिंग आउट टू द थर्ड पार्टी, किसी और से करवा रहा है। ठीक है, वो अपनी प्राइमरी काम पे ध्यान दिया। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कंपनी आजकल की डेट में अपनी जो सेल की प्रमोशन है वो किससे करवाते हैं? कॉल सेंटर से, है ना, जिसको बोलते हैं तुम बीपीओ, केपीओ, एलपीओ के नाम से जानते हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग। ठीक है, आगे देखो, अब हम बात करते हैं WTO, यानी ये जो सारे काम हमने इंटरनेशनल ट्रेड शुरू कर दी, इसको कंट्रोल कौन करेगा? तो कंट्रोल करने के लिए कौन आया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखना, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे पहले WTO था नहीं, पहले क्या था? देखो पहले यहाँ पे क्या था, देखो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। वैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ टॉपिक में बहुत ही शॉर्ट से पढ़ा रहा हूँ, तो सारे इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? गेट, WTO, याद रखना। तो पहले ये क्या था? गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, 1948। यहाँ पे जो फाउंडिंग मेंबर थे कितने कंट्री थे? 23 कंट्रीज थे। और क्वेश्चन ये भी आता कि इंडिया इसकी मेंबर है क्या? इंडिया इसकी फाउंडिंग मेंबर है, याद रखना। कौन सी मेंबर है? फाउंडिंग मेंबर है। हो गया, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया? ये हो गया, पहले गेट था, अब होगा WTO। ठीक है, कब से हुआ? 1995 में। इसकी कितनी मेंबर है? अभी 164 मेंबर्स हैं। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लो क्योंकि फंक्शंस ऑफ WTO पूछता है। तो यहां पे लिखो फंक्शंस ऑफ WTO, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, खत्म हो जाएगा चैप्टर अभी। फंक्शंस ऑफ WTO, तो क्या है WTO एक बार देख लो। रिमूवल ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, जितने टाइप के टैक्स के रिगार्डिंग बैरियर आता है, नॉन टैरिफ रिगार्डिंग नॉन टैक्स रिगार्डिंग बैरियर आएगा, सबको सॉल्व कौन करेगा? WTO, ताकि तुम्हारा जो ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग वो स्मूथ हो। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट रूल एंड रेगुलेशन, यानी विदाउट रूल रेगुलेशन तो फिर बेकार हो जाएगी सारी चीज, तो रूल रेगुलेशन कौन प्रोवाइड करेगा? WTO। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस, यानी यहां पे ये भी ध्यान रखेगा वर्ल्ड की कोई भी रिसोर्सेस ड्यू टू तुम्हारा ट्रेड वो खराब ना हो, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, यानी बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है? प्रोटेक्ट ऑफ एनवायरमेंट, यानी ये भी देखेगा कि तुम्हारा ट्रेड से तो ठीक है बट एनवायरमेंट को कोई हार्म ना हो, एनवायरमेंट भी यहाँ पे क्या रहे? सेफ रहे, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान देगा। चैप्टर हो गई खत्म, समझ में आ गया होगा, तो क्या करना है तुमको बेहतर पता है।